इस वीडियो में हम लोग कंडेंसेट कंट्रोल स्टेशन के बारे में स्टडी करेंगे। मेनली ये वीडियो ऑपरेशन के पार्ट को एड्रेस करेगा, बट बीइंग अ प्लांट इंजीनियर ये जानना इंपॉर्टेंट है कि कंडेंसेट कंट्रोल स्टेशन कहाँ पर लोकेटेड होता है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है और ये कैसे डीएरेटर लेवल को कंट्रोल करता है। ये डीएरेटर एंड हार्डवेयर लेवल का डीएसीएस कंट्रोल पैनल का लाइन डायग्राम है। कुछ इसी तरह का सिमिलर लाइन डायग्राम आप लोगों को प्लांट के डेस्क पे दिखेगा कंट्रोल रूम में। स्टार्ट हम लोगों ने हार्डवेयर कंडेंसर से किया था। हार्डवेयर कंडेंसर से जब सक्शन आगे की तरफ सीपी में जाता है और सीपी से डिस्चार्ज होने के बाद कॉमन हेडर से क्रॉस करता है और उसके बाद जीएससी में जाता है। जीएससी से होने के बाद ये सीपीयू में जाता है और सीपीयू के बाद एक कंट्रोल स्टेशन में आता है जहाँ पर 3 पैरेलल लाइंस है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जीएससी कवर किया है, सीपी कवर किया है, हार्डवेयर और कंडेंसर भी कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग कंडेंसेट कंट्रोल स्टेशन के बारे में स्टडी करेंगे। बेसिक रोल क्या है कंडेंसेट कंट्रोल स्टेशन का। ये जो स्टेशन है, जो 3 लाइन दिख रही है और जो मल्टीपल वाल्व्स यहाँ पर दिख रहे हैं, वही कंडेंसेट कंट्रोल स्टेशन कहलाते हैं। ये 0 मीटर टर्बाइन बिल्डिंग में इंस्टॉल्ड रहता है। कंडेंसेट कंट्रोल स्टेशन का मेन रोल हो गया डीएरेटर के लेवल को कंट्रोल करना। डीएरेटर में जो वाटर जा रहा है उसके लेवल को हमेशा मेंटेन करने का काम करता है ये कंडेंसेट कंट्रोल स्टेशन। और ये कैसे मेंटेन कर सकता है, क्योंकि इसमें वाल्व का अरेंजमेंट्स है, मोटराइज वाल्व है और साथ में नोमेटिक वाल्व भी है। नोमेटिक वाल्व कंट्रोल वाल्व जैसा बिहेव करता है। ये परसेंटेज वाइज ओपन हो सकता है और ये फ्लो को कंट्रोल कर सकता है। क्योंकि ये फ्लो को मेंटेन कर रहा है, जो फ्लो डीएरेटर में जा रही है उसको अमाउंट को ये कंट्रोल कर सकता है, जिस कारण से डीएरेटर का लेवल कंट्रोल किया जा सकता है। क्योंकि डीएरेटर से एक आउटफ्लो हो रहा है जो बीएफपी के सक्शन में जा रहा है। इनफ्लो एंड आउटफ्लो को बैलेंस करके ये डीएरेटर के लेवल को हमेशा स्टेडी स्टेट में मेंटेन कर सकता है एक स्पेसिफिक लेवल पे। जनरली किसी भी टैंक का लेवल सेफ लेवल माना जाता है 50 to 60%। कंडेंसेट साइकिल का लाइन क्लियर है। हार्डवेयर से जाएगा सीपी में, सीपी से जीएससी में, जीएससी के बाद सीपीयू में, कंडेंसेट पॉलिसिंग यूनिट में। उसके बाद ये जो बीच में इंटरमीडिएट सेक्शन में एक स्टेशन है वही है कंडेंसेट कंट्रोल स्टेशन। और कंडेंसेट कंट्रोल स्टेशन को क्रॉस करने के बाद ये ड्रेन कूलर में चला जाएगा और उसके बाद एलपी हीटर 1, 2 एंड 3 में सीरीज़ में जाने के बाद ऊपर के साइड में 35 मीटर में डीएरेटर के लेवल को कंट्रोल करने के लिए वाटर चला जाएगा। इस स्लाइड में दिखाया गया कंडेंसेट कंट्रोल स्टेशन कैसा दिखता है, इंडस्ट्रियल व्यू है ये। और यहाँ पर ये दिखाया गया कंडेंसेट कंट्रोल स्टेशन जो जीएससी से आने के बाद जंक्शन पॉइंट बना रहा है। 3 पैरेलल लाइन है, एक ये लाइन हो गई, एक ये हो गई और एक ये हो गई। ये तीनों पैरेलल लाइंस बनाएगा, 3 पैरेलल लाइंस 3 लाइंस में जाएगा और जाने के बाद ये कंट्रोल वाल्व और आइसोलेटिंग वाल्व से क्रॉस करके यूज़ में आएगा, जिसमें से एक लाइन हम लोग हमेशा लाइनअप करके रखेंगे जो यूज़ कर रहे होंगे और दूसरा लाइनअप करके रहता है, रेडी कंडीशन में रहता है। अगर एक लाइन में कुछ प्रॉब्लम आता है तो इमीडिएटली दूसरे लाइन से हम लोग वाटर को डीएरेटर में भेज सकते हैं। और तीसरे लाइन का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है, वो भी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ पर जो दिखाया गया ये इंडस्ट्रियल व्यू है। यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये वाला जो वाल्व है वो मैनुअल आइसोलेटिंग वाल्व है, ये जो है वो कंट्रोल वाल्व है एंड दिस वन इज़ मोटराइज्ड आइसोलेशन वाल्व। कंडेंसेट का इनलेट इधर से आ रहा है, आने के बाद ये पहले मोटराइज वाल्व में इंटर कर रहा है, उसके बाद कंट्रोल वाल्व में जा रहा है और फिर मैनुअल आइसोलेटिंग वाल्व में जा रहा है। मैनुअल आइसोलेटिंग वाल्व हमेशा लाइनअप किया रहता है और ये कंट्रोल वाल्व है जिसमें कमांड आ रहा है, फीडबैक आ रहा है, फीडबैक के हिसाब से ये चलेगा। और ये मोटराइज्ड वाल्व है जो आइसोलेटिंग वाल्व है, इसको क्लोज कर देने पे ये लाइन आउट ऑफ सर्विस हो जाएगा। हम लोगों ने मोटराइज वाल्व को ओपन रखा है और साथ में मैनुअल आइसोलेटिंग को भी ओपन रखा और कंट्रोल वाल्व में कमांड दे रहे हैं परसेंटेज वाइज, ताकि हम लोग फ्लो को कंट्रोल कर पाएँ। इसी के पैरेलल एक और लाइन होगी जिसमें सिमिलर नंबर ऑफ वाल्व्स लगे होंगे, उसे हम लोग आउट ऑफ सर्विस रखते हैं। उस केस में मैनुअल आइसोलेटिंग को ओपन रखते हैं और मोटराइज को क्लोज रखते हैं। जब कभी भी ये लाइन में कुछ प्रॉब्लम आती है तो मोटराइज वाल्व को हम लोग ओपन कमांड देंगे और उसके बाद कंट्रोल वाल्व को फीडबैक जाएगा, जिससे वो डीएरेटर लेवल को कंट्रोल कर पाएगा इन केस ऑफ इमरजेंसी। और एक थर्ड लाइन होती है, उस थर्ड लाइन में हम लोग देखेंगे सिर्फ एक मोटराइज वाल्व रहता है, वो मोटराइज वाल्व क्लोज्ड कंडीशन में रहता है। उस क्लोज्ड कंडीशन के वाल्व को हम लोग यूज़ कर सकते हैं हाई इमरजेंसी में। जब कभी भी हमारा इंस्ट्रूमेंट एयर का प्रेशर ड्रॉप करता है, इंस्ट्रूमेंट एयर प्रेशर में कुछ प्रॉब्लम आता है या ड्रॉप करता है, उस केस में हम लोग इस वाल्व को ओपन कर सकते हैं। क्योंकि इंस्ट्रूमेंट एयर का जब प्रेशर ड्रॉप करेगा उस समय जो नोमेटिक वाल्व है उसका कंट्रोल हम लोगों के हाथ से निकल जाएगा, नोमेटिक वाल्व इनऑपरेटिव हो जाएगा। उस केस में भी डीएरेटर में वाटर हमें चाहिए होगा, क्योंकि डीएरेटर से पानी सक्शन लेगा बीएफपी और बीएफपी ड्रम में पानी पहुंचाएगा और यूनिट ट्रिप होने के बाद भी हमें ड्रम में पानी चाहिए होगा, बिकॉज
जो वाटर वॉल ट्यूब्स है उसमें हमेशा पानी चाहिए, जब तक नहीं कि वाटर वॉल ट्यूब्स एक स्पेसिफिक टेम्परेचर से नीचे हो जाएगा, वरना वो ओवर हीट कर सकता है। क्योंकि हमें डीएरेटर में हमेशा पानी चाहिए बीएफपी के सक्शन के लिए, इवन कि यूनिट ट्रिप हो चुका है, इस केस के लिए यहाँ पर एक मोटराइज वाल्व का प्रोविज़न दिया गया है। इन केस अगर इंस्ट्रूमेंट एयर कंप्रेसर आईएसी का प्रेशर ड्रॉप करता है और जो हमारी न्यूमेटिक वाल्व्स हैं वो इनऑपरेटिव हो जाती है, उस केस में हम लोग मोटराइज वाल्व को ओपन करके वाटर को ले सकते हैं डीएरेटर में। यहाँ पर दिखाया गया है लाइन डायग्राम, जो स्पेसिफिक लाइन डायग्राम है स्केच के थ्रू दिखाया गया, रिप्रेजेंट किया गया है किस तरह से ये लाइन डायग्राम अरेंज्ड है। ये लाइन जो आ रही है, ध्यान से देखेंगे, ये लाइन आ रही है हमारी जीएससी से पूरी पानी आने के बाद सीपीयू में जाती है एक लाइन, और कुछ लाइन बाईपास होती है। कुछ एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वाटर को हम लोग सीपीयू कंडेंसेट पॉलिशिंग यूनिट से क्रॉस कराते हैं, ताकि हम लोग फाइन ट्यूनिंग कर पाएँ वाटर का। केमिकल ट्रीटमेंट करने के बाद ये लाइन आगे कॉमन हो जाती है, और कॉमन होने के बाद ये 3 लाइन में डिवाइड होती है, पैरेलल लाइंस में। उसके बाद यहाँ पर से क्रॉस करने के बाद ये मोटराइज वाल्व में जा रही है एक लाइन, फिर दूसरी डोमेटिक है, और उसके बाद मैनुअल आइसोलेटिंग से क्रॉस होकर ये आगे की तरफ जाती है। अभी यही लाइन सर्विस में है, इसका मोटराइज हम लोग देख सकते हैं रेड कलर का, मतलब ओपन कंडीशन में है। इसमें फीडबैक आ रहा है 43%, ये वाला कंट्रोल वाल्व ओपन कंडीशन में है और मैनुअल आइसोलेटिंग लोकली ओपन है। यहाँ से वाटर होकर क्रॉस करके चली जा रही है। अब यहाँ जो न्यूमेटिक वाल्व है उसे एक फीडबैक मिल रहा है, जिससे कि वो डीएरेटर के लेवल को एक स्पेसिफिक लेवल पे हमेशा मेंटेन कर पाता है। अगर डीएरेटर लेवल ऊपर हाइयर जा रहा है तो वो क्लोज होगा, जिसके कारण फ्लो कम होगा और फिर डीएरेटर लेवल कंट्रोल होगा, और अगर लो हो रहा है उस केस में ये ओपन होगा और डीएरेटर के लेवल को मेंटेन करेगा। दूसरी जो लाइन दिख रही है इसमें मोटराइज वाल्व है ये, और न्यूमेटिक वाल्व ये वाला है जो मैनुअल कंडीशन में, ये हैंड सिंबल दिखा रहा है कि मैनुअल कंडीशन में है, और मोटराइज वाल्व इस केस में क्लोज रहना चाहिए। अगर इन केस ऑफ हाई इमरजेंसी हम लोग इसको ओपन कर सकते हैं, और मैनुअल आइसोलेटिंग वाल्व जो है वो हमेशा ओपन कंडीशन में रहेगा। मतलब ये लाइनअप कंडीशन में ही ये वाली लाइन, बट अभी इन यूज़ नहीं है, सर्विस में नहीं है। और ये जो लास्ट लाइन बची है जिसमें सिर्फ एक मोटराइज वाल्व दिखाया गया जो क्लोज्ड कंडीशन में है, ग्रीन कलर का होने का मतलब है क्लोज्ड कंडीशन में वाल्व है। ये तब यूज़ करेंगे जब कभी ये लाइन इनऑपरेटिव हो जाएगी। दोनों, ये इनऑपरेटिव होने का एक रीज़न हो सकता है कि इंस्ट्रूमेंट एयर का जो प्रेशर है वो ड्रॉप कर जाएगा, और जो इंस्ट्रूमेंट एयर का प्रेशर ड्रॉप करता है तो सारी न्यूमेटिक वाल्व इनऑपरेटिव हो जाती है। उस केस में हम लोग मोटराइज वाल्व को ओपन करेंगे और इस लाइन्स के थ्रू वाटर को डीएरेटर में भेज सकते हैं, जिससे डीएरेटर का लेवल हमेशा मेंटेन किया जा सकता है। अब इस साइड देखेंगे डीएरेटर लेवल कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। डीएरेटर लेवल कंट्रोल करने के लिए जो लाइन सर्विस में है उस लाइन का मोटराइज वाल्व तो ओपन रहेगा ही। उसके बाद आता है न्यूमेटिक वाल्व। ये सर्किल दिखा रहा है कि ये न्यूमेटिक वाल्व ऑटो कंडीशन में है। इस वाल्व में हम लोग राइट क्लिक करके इसके सिंगल लाइन डायग्राम को ओपन करेंगे। जब सिंगल लाइन डायग्राम ओपन करेंगे तो ये वाला पेज ओपन होगा। इस पेज में दिख पा रहा है, लिखा रहेगा डीएरेटर लेवल कंट्रोल। अब यहाँ डीएरेटर लेवल कंट्रोल करने के लिए एक पीआईडी होगा। इस पीआईडी में हम लोगों को कमांड देना होगा। इस पीआईडी में हम लोग सेट पॉइंट देंगे। सेट पॉइंट जितना हमें डीएरेटर लेवल मेंटेन करना है। नॉर्मल केसेस में प्लांट स्पेसिफिक है कि 60% कैलिब्रेटेड रहता है कि 60% इक्वल टू 570 550 इस तरह वाटर कॉलम कैलिब्रेशन के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पर जो अभी सेट पॉइंट है वो 570 है। 570 का सेट पॉइंट देने पे ये पीआईडी सिस्टम 570 सेट पॉइंट को कैप्चर करता है। और यहाँ ये एक्चुअल डीएरेटर लेवल है जो ट्रांसमीटर से आ रहा है। यहाँ 3 ट्रांसमीटर है, 1 2 एंड 3। इन तीनों ट्रांसमीटर का एवरेज या फिर कोई एक स्पेसिफिक रूल लगा के ये फाइनल रीडिंग निकाला जा रहा है। ये फाइनल रीडिंग एक्चुअल वैल्यू है, ये भी इस पीआईडी सिस्टम में इनपुट जा रहा है। हमारे पास एक सेट पॉइंट वैल्यू है और एक एक्चुअल लेवल है डीएरेटर लेवल का। इन दोनों को ये पीआईडी कंपेयर करेगा। कंपेयर करके देखेगा कि एक्चुअल लेवल ज़्यादा है सेट पॉइंट से या कम है। उस हिसाब से ये वाल्व को ओपन या क्लोज का कमांड देगा। अब इस पीआईडी के पास दो तीन और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि डीएरेटर में इनलेट एंड आउटलेट फ्लो कितना है, सो डैट ये मेंटेन करा पाए इस डीएरेटर के लेवल को। इनलेट फ्लो यहाँ पर क्या है, जो एचपी हीटर से होकर इस लाइन से होकर जो आ रहा है वो टोटल कंडेंसेट फ्लो ही इनलेट फ्लो है। और आउटलेट फ्लो जो बीएफपी के सक्शन में जा रहा है, तीनों बीएफपी का सक्शन लाइन अलग अलग होता है, इसमें जो टोटल फ्लो जा रहा है बीएफपी के लिए वो आउटलेट फ्लो है। मेन इनलेट फ्लो है कंडेंसेट फ्लो, यहाँ पर देख सकते हैं जो 1229 टन पर आवर का है, ये मेन इनलेट फ्लो है। और
एक और इनलेट फ्लो होता है जो एचपी टरबाइन होता है, उसका जो नॉर्मल ड्रिप लाइन होता है उसकी जो फ्लो होती है वो भी डीएरेटर में आती है। सो ये एक इनलेट फ्लो हो गया, एक कंडेंसेट फ्लो हो गया, एक एचपी टरबाइन की जो 5A एंड 5B की ड्रेन लाइन आ रही है, ड्रिप नॉर्मल ड्रिप वो हो गया, और एक स्टीम जो एक्सट्रैक्शन स्ट्रीम यूज़ हो रहा है डीएरेटर में हीटिंग एंड पेगिंग के लिए, वो भी फाइनली आने के बाद कंडेंस्ड करके इस कंडेंसेट के साथ मिल जाता है। सो तीन हमारे पास इंपॉर्टेंट इनलेट फ्लो है जो डीएरेटर के अंदर जा रहा है। कंडेंसेट फ्लो, HP5N5B हीटर का ड्रेन फ्लो, और स्टीम एक्सट्रैक्शन जो हीटिंग एंड पेगिंग के लिए आ रहा है। इन तीनों को ऐड करेगा, ये ऐड करके फाइनल वैल्यू पता चलेगा कि इनपुट मतलब इनपुट वाटर कितना आ रहा है, और जो आउटपुट है वो है हमारा फीड वाटर फ्लो जो BFP के सेक्शन में जा रहा है। सो यहाँ पर दिखाया गया फीड वाटर फ्लो FL फ्लो, ये 1557 है। सो यहाँ पर एक स्टेडी स्टेट कंडीशन ये डेवलप करेगा। इस स्टेडी स्टेट कंडीशन में क्या होगा, जो टोटल मास फ्लो इनपुट है और जो टोटल मास फ्लो आउटपुट है उसे ये कैलकुलेट करेगा। कैलकुलेट करने के बाद ये एक्चुअल लेवल को और सेट पॉइंट को कंपेयर करेगा। कंपेयर करने के बाद ये डिसाइड करेगा कि वाल्व को अभी इसी कंडीशन में छोड़ देना है या ओपन करना है या क्लोज करना है। सपोज ये वाल्व 0% हो जाएगा, उस केस में क्या होगा, कंडेंसेट फ्लो 0 हो जाएगा। सपोज ये वाल्व 100% हो जाएगा तो उस केस में कंडेंसेट फ्लो इक्वल टू हो जाएगा जितना भी CP का डिस्चार्ज आ रहा है वो टोटल CP का डिस्चार्ज हेडर हो जाएगा। सो इन दोनों के बीच में ये ऑपरेट होगा और कंडेंसेट फ्लो को ये कंट्रोल कर सकता है। फीड वाटर फ्लो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये BFP डिसाइड करेगा कि ड्रम लेवल कितना मेंटेन करना है, तो BFP जितना सक्शन लेगा उतना ही डिस्चार्ज कर रहा होगा। उस केस में फीड वाटर फ्लो BFP से कंट्रोल होता है। फीड वाटर फ्लो के लिए कमांड नहीं देंगे हम लोग, सिर्फ फीड वाटर का यहाँ पर वैल्यू इनपुट कर रहे हैं इसको, और कंडेंसेट एंड HP टर्बाइन का ड्रिप और स्टीम एक्सट्रैक्शन जो हीटिंग एंड पेगिंग के लिए उन तीनों का इनपुट कर रहे हैं, और एक्चुअल लेवल एंड सेट पॉइंट इन सबको देने के बाद ये PID एक वैल्यू जनरेट कर रहा है। वो वैल्यू अगर मैच कर रही होगी तो ठीक है, इस लेवल को मेंटेन कराने के लिए। अगर मैच नहीं कर रही होगी तो ये कमांड जाएगा। कमांड किस वाल्व में जाएगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 वाल्व में यहाँ सेपरेटली कमांड जा रहा है। एक वाल्व है CDB25 ये वाली कंट्रोल वाल्व, और एक जा रहा है 22 में। 22 क्योंकि मैनुअल में है तो इसमें कमांड नहीं जा सकता है, जो ऑटो में रहेगा उसे ये सिंगल लाइन डायग्राम हैंडल करेगा और ऑटोमेटिकली इसको कमांड जनरेट करके देगा। अभी 43.2% मेंटेन करने के लिए, ओपन कंडीशन में रहने के लिए इसको कमांड जा रहा है, क्योंकि जो हमारा एक्चुअल डीएरेटर लेवल है वो 571 है और सेट पॉइंट 570 है। सो क्योंकि एक्चुअल और सेट पॉइंट दोनों मैच कर रहा है, तो जिस कंडीशन में, जितने ओपन कंडीशन में है ये न्यूमेटिक वाल्व, उतने ही कंडीशन में ये सेट किया रहेगा, अनलेस एंड अनटिल के ये डीएरेटर का लेवल अप एंड डाउन होगा। इस सिंगल लाइन डायग्राम में एक और पैरामीटर है जो समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। CP हेडर प्रेशर यहाँ पर दिया है। CP हेडर प्रेशर का यहाँ पर क्या रोल है, क्योंकि CP बहुत ही लार्ज पंप है, 3 पंप रहता है, 2 रनिंग कंडीशन में होता है और एक स्टैंड बाई कंडीशन में होता है। CP का हेडर प्रेशर यहाँ पर दिखा रहा है अभी 28 kg/cm²। नॉर्मली ये 30 kg, 28 kg, 27 kg मेंटेन किया जाता है। नो ये भी एक PID के थ्रू इस वाल्व के पास आ रहा है और ये एक मिनिमम लॉक लगा रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर कभी ये CDB25 वाल्व ज़्यादा ओपन होगा फ्लो को इंक्रीज़ कराने के लिए, तो हो सकता है जो हमारा CP चल रहा है यहाँ, जिसके हेडर से ही ये वाली कंडेंसेट टोटल फ्लो आ रही है, कॉमन हेडर से होने के बाद GSC से आ रही है, इसका प्रेशर ड्रॉप कर सकता है। और अगर CP के हेडर का प्रेशर ज़्यादा ड्रॉप करता है तो उस केस में CP प्रोडक्शन में ये सारे पंप ट्रिप कर जाएंगे। CP प्रोडक्शन में ट्रिप करेगा तो कंडेंसेट फ्लो टोटली लॉस्ट हो जाएगा और ज़ीरो हो जाएगा, और उस केस में डीएरेटर के लेवल बहुत ही तेज़ी के साथ ड्रॉप करना स्टार्ट हो जाएगी, जो एक इमरजेंसी और क्रिटिकल सिचुएशन हो जाएगा। CP का हेडर प्रेशर, CP का जो हेडर प्रेशर है वो ज़्यादा ड्रास्टिकली ड्रॉप ना हो, इसके लिए यहाँ पर एक लॉक लगाया गया है कि 21 kg या 24 kg, इस तरह का एक लॉक लगा दिया गया है कि अगर उससे CP का हेडर ज़्यादा लो होगा तो ये जो वाल्व है जो ओपन कमांड जा रहा है वो उसे लॉक कर देगा और उससे ज़्यादा लोअर वैल्यू में नहीं जाएगा। सो समटाइम्स ये ऑब्जर्व किया जाता है कि CP का हेडर 22 kg/cm² सपोज लॉक है, तो इस प्रेशर के आने के बाद CP के इस हेडर के बाद, मतलब ये वाली लाइन का हेडर प्रेशर 22 kg आ गया है, उसके बाद ये वाल्व सपोज उस समय 50% ओपन कंडीशन में है, सो ये 50% से जाकर 51% नहीं होगा, क्योंकि ये PID सिस्टम में इसमें लॉक लगा दिया गया है, सो डैट CP का जो हेडर प्रेशर है वो मेंटेन हो और CP को प्रोडक्शन में वो ट्रिप होने से बचाता रहे। इस केस में कभी कभी ऐसा होता है कि डीएरेटर लेवल को मेंटेन नहीं कर पाएगा ये सिंगल लाइन डायग्राम, और डीएरेटर लेवल थोड़ा सा नीचे जाएगा, स्लाइटली नीचे जाएगा, और जब भी इसे टाइम मिलेगा कि आउटपुट फ्लो डीएरेटर से कम हो गया है, उस केस में फिर से ये उस उतने ही मैक्सिमम वैल्यू पे
डीएरेटर के लेवल को मेंटेन कर लेगा। एक और इम्पॉर्टेंट इसमें रोल होता है इस हेडर प्रेशर का। इन केस सीपी सपोज ट्रिप कर जाता है, सारा सीपी किसी इमरजेंसी सिचुएशन में ट्रिप कर जाता है, सीपी जैसे ही ट्रिप करेगा तो ये जो लाइन है जिससे ये आ रहा है कंडेंसेट फ्लो, इसकी हेडर प्रेशर लो हो जाएगी। सो हेडर प्रेशर ड्रॉप कर जाएगी और ड्रास्टिकली ड्रॉप करेगी, 28 kg से ड्रॉप करके ये 2-3 kg 5 kg ऐसे कुछ हो जाएगी, नॉर्मल ट्रैप प्रेशर में आ जाएगी। सो अब दोबारा सीपी स्टार्ट करना है। सो सीपी जब स्टार्ट करेंगे तो सीपी का एक टाइमर होता है 10 सेकेंड, उतने देर में 10-15 सेकेंड में ये फिर से इस हेडर में प्रेशर को बिल्ड करना चाहेगा और ड्यूरिंग डैट सीपी ट्रिप नहीं करेगी। बट एक बार प्रेशर बिल्ड हो जाएगा 10-15 सेकेंड में, अगर उतनी देर में ये सीपी प्रेशर बिल्ड नहीं कर पाएगा 16 kg या जो स्पेसिफिक वैल्यू प्लांट में दी गई है प्रोटेक्शन की, अगर वो बिल्ड नहीं कर पाएगा तो दोबारा से सीपी ट्रिप कर जाएगी प्रोटेक्शन में। सो ये इंपॉर्टेंट है कि जब कभी भी सीपी तीनों ट्रिप कर गया हो और पहली सीपी हम लोग रनिंग कंडीशन में चला रहे हैं, उस केस में इस वाल्व को मैनुअल लेके बंद कर देना होगा। मैनुअल लेके बंद करने से इस साइड में फ़्लो नहीं जाएगी और फ्लो यहाँ से यहाँ तक ट्रैप करेगी और ये ट्रैप कंडीशन में फ्लो प्रेशर इस वाटर लाइन में प्रेशर को जनरेट करेगी और उस बीच में जो सीपी का डिस्चार्ज होगा वो उसके अपने सर्कुलेशन से दोबारा से हॉट वेल में रीसर्कुलेट होता रहेगा। सो बीइंग ऑपरेशन इंजीनियर जो कंट्रोल रूम में होते हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वाल्व है कि जब कभी भी सीपी ट्रिप हो रहा है तो इस वाल्व को मैनुअल लेके उसे ज़ीरो कर देना है और रीसर्कुलेशन वाल्व को, जो रीसर्कुलेशन वाल्व जीएससी की मिनिमम रीसर्कुलेशन वाल्व है, उसे थोड़ा सा ओपन कर सकते हैं सो डैट इस हेडर में प्रेशर राइज करे और सेफली वाटर रीसर्कुलेट हॉट वेल में कर सकता है।